हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, हम 14 डेज़ की जो सीरीज़ कर रहे थे रिवीजन की, उसमें आज हमारा 13th डे है। आज हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ कॉमन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। बेसिकली कॉमन पॉलिसीज़ ज़्यादा है नहीं। वैसे तो ये कहूँ कि इसके तो नोट्स आपको लेने चाहिए। टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन होके वहाँ से मुझसे नोट्स मांगेंगे, मैं आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। पर बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का चैप्टर है और जितनी मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस मैक्सिमम जिस टॉपिक से उठते हैं मैंने वो चीज़ें कवर की हैं। ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब नहीं किया। वैसे तो आपने जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो अगर आप मेरी वैसे जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं वीडियोस डिटेल में कैश फ्लो की, आपने वो देख ली होंगी। और आज की वीडियो हम थोड़ा स्लोली भी करने वाले हैं। बेसिकली क्या है कि ये कॉमन पॉलिसीज़ बहुत कम आती हैं, इस वजह से मैं धीरे धीरे इसको कराने वाला हूँ। मैं कोई स्पीड नहीं दिखाने वाला हूँ। अब तक जितनी हमारी 12 वीडियोस रही थी, इनफैक्ट जो हमारी अगली वीडियो जो रेशो की है वो भी इसमें भी हम स्पीड रखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इतनी स्पीड नहीं रखेंगे। बिल्कुल नॉर्मल ही जिस स्पीड में हम पढ़ रहे हैं इसी स्पीड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो कॉमन पॉलिसीज से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और माय डियर, जब वो क्लियर हो उसके बाद ही आप कॉमन पॉलिसीज़ के पास आइए, वरना कॉमन पॉलिसीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है जी। तो देखें जरा इसमें है क्या अल्टीमेटली। तो कॉमन पॉलिसीज़ में मैंने 4 पार्ट्स में इसको बांट रखा है। सबसे पहला हमारा फाइनल मतलब डिविडेंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी हो पर डिविडेंड से रिलेटेड। दूसरा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड, तीसरा इंटरेस्ट से रिलेटेड और चौथा हमारा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। इंटरेस्ट मैंने डाल दिया, ज़्यादा इसमें कुछ खासा है नहीं, लेकिन इसमें और इस तीसरे वाले में, सॉरी चौथे वाले में, डी पार्ट में बहुत कुछ है। ये मान लो सब कुछ इसी के अंदर है। तो पहली बात मैं डिविडेंड की बात करता हूँ। तो डिविडेंड क्या होता है भाई साहब? डिविडेंड एक तो आपका फाइनल डिविडेंड होता है, एक आपका इंटरिम डिविडेंड होता है। हालांकि इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना, वो डिविडेंड में कुछ इस प्रकार से लिखूं तो ज़्यादा सही है। इस केस में फाइनल और इंटरिम डिविडेंड। तो भाई साहब डिविडेंड जो है आपका वो आपका रिसीव भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। अगर डिविडेंड आपका रिसीव्ड है, अगर डिविडेंड आपका रिसीव है तो आपका इन्वेस्टिंग में आता है, मैंने आपको बताया, लेकिन इसका डबल इफेक्ट भी जाता है। माय डियर, होता क्या है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसके डेबिट साइड में आप सारे के सारे खर्चे डालते हैं और क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम। तो अगर आप डिविडेंड किसी को पे कर रहे हैं, चाहे शेयर होल्डर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आप डेबिट में डालते हैं। और अगर आप इनकम के तौर पर डिविडेंड को रिसीव कर रहे हैं, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और इनकम के तौर पर रिसीव कर रहे हैं, तो आप उसे क्रेडिट साइड में डालते हैं। पर प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा कहाँ का पार्ट हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब आप ऑपरेटिंग में उसे इनकम में जोड़ रहे हैं, बिल्कुल जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उसे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से आप उसे इन्वेस्टिंग में भी जोड़ रहे हैं, तो डबल इफेक्ट नहीं आ जाएगा, दो जगह आ जाएगा। तो माय डियर, जहां जुड़ना चाहिए वहां जुड़ो और जहां ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वहां से हटाओ उसको। मतलब जो ऑपरेटिंग में प्लस है तो वहां से माइनस करो और इन्वेस्टिंग में उसे ले जाके प्लस करो। तो इसलिए डिविडेंड रिसीव हो तो हमने क्या करा? प्लस किया से इन्वेस्टिंग में और माइनस किया ऑपरेटिंग में। माय डियर, यहां तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसकी वीडियो का, आप वहां देख लीजिएगा। इसके बाद मैं पेड की बात करता हूं। तो भाई पेड तो 2 होते हैं, एक तो फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की कहानी थोड़ी सी ये होती है कि अगर इस साल प्रपोज करोगे, इस साल डिक्लेयर करते हैं। प्रपोज करने का मतलब होता है डायरेक्टर्स जो होते हैं डिविडेंड देने से पहले डिक्लेयर करते हैं कि भाई साहब हम आपको, अपने शेयर होल्डर्स को इतना इतना डिविडेंड देने वाले हैं। तो जब मान लो जब डिक्लेयर किया उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। तो अगर इस साल आपने डिक्लेयर किया है तो अगली साल आप पे करोगे, मतलब 1 साल बाद का माहौल चलता है। इस साल जो हमें डिविडेंड मिला है वो पिछले साल प्रपोज किया गया होगा, वो इस साल मिला है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर देना होता है। इंटरिम डिविडेंड आज डिक्लेयर किया तो उसके ठीक 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को पे करना पड़ेगा, वरना पेनल्टीज लग जाएंगी सीधी सीधी, ठीक है जी। तो दोनों का खेल वही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फाइनल और इंटरिम डिविडेंड होता क्या है। मैंने लिख भी रखा है, इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 days of it being declared if previous and current year dividend is given in the question। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस और करंट ईयर डिविडेंड दे दिया जाए, जैसे मान लो इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां मान लो मैं कह रहा हूं 2021 और 2022 दे रखा है, 50,000 और 60,000, तो ये क्या है? प्रपोज्ड डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड है, ठीक है जी। मैंने वैसे प्रोविजन लिख रखा है, इसको हटा दो जरा। मैंने कहा कि यहां पर मान लीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड ले रखा है इस तरीके से। तो करना क्या है आपको? करंट ईयर, ये करंट ईयर होता है, ये प्रीवियस ईयर होता है। तो करंट ईयर से कोई लेना देना नहीं है, प्रीवियस ईयर को ही
आप मानेंगे अपनी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि भाई साहब ऑपरेटिंग में से प्लस कर देंगे और फाइनेंसिंग में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतनी सी कहानी वही इसमें लिखी हुई, बता देता हूं क्या है। इफ प्रीवियस एंड करंट ईयर डिविडेंड इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल कंसीडर ओनली प्रीवियस ईयर डिविडेंड फॉर अवर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कौन सी वाली भैया, यही वाली कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो इसके बारे में और इसके बारे में 2 मिनट में चर्चा करो। पहले इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। इंटरेस्ट में क्या है भाई साहब, इंटरेस्ट या तो आपका रिसीव होगा या फिर आपका पेड होगा। अगर रिसीव हो रहा है तो आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, वहां से आपको ब्याज मिल रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करना है। अगर इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा है तो माइनस कहां से करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग में आपको माइनस करना पड़ेगा। चलिए जी, ऑपरेटिंग में भी कहां पर माइनस होगा, ये भी और ये भी। ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले मैंने फॉर्मेट जो पिछली वीडियो में बताया, आपने वहां देखा भी होगा, वहां डिविडेंड का लिखा हुआ था कॉन्सेप्ट, डिविडेंड का, इंटरेस्ट का। अगर आपने नोट्स बना रहे हो तो आप वहां पर चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। अब मैं डिविडेंड पे इंटरेस्ट पेड की बात करूं तो भाई साहब पे हो रहा है तो इसका मतलब मैंने कहीं से उधार लिया था, लोन लिया था, मैं पेमेंट कर रहा हूं, मतलब फाइनेंसिंग से माइनस हो रहा है। जब फाइनेंसिंग से माइनस हो रहा है तो फाइनेंसिंग आप माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। बिना कहे इन एस्पेक्ट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर मैच करेगा अगर आप इनको खाते में नहीं डालें। क्यों, एक चीज प्लस हो रही है और दूसरी जगह वही चीज सेम उसी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं माइनस भी हो रही है, तो इसकी वजह से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फर्क पड़ सकता है, पर चेंज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर बिल्कुल सेम रहेगा। आप डालेंगे तो भी और नहीं डालेंगे तो भी। पर इससे क्या होता है, अगर आप नहीं डालते तो नंबर आपके कट जाते हैं, नंबर आपके स्टेप मार्किंग में कट जाएंगे, तो इसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। 6 मार्क्स से पूरा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, तो 6 मार्क्स में मैं तो यही चाहूंगा कि आप 6 के 6 पूरे लेकर आए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको इनका डबल इफेक्ट उठाना है। अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो माय डियर क्वेश्चन ना 3 तरीके से आता है एग्जाम में, या तो केस 1, केस 2 और केस 3। मैंने इस तरीके से तीनों फॉर्म लिख डाली, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। मतलब पहले तो सिंपल होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर रखा होगा 2021 2022। एग्जाम्पल के तौर पे आपके क्वेश्चन में 22-23 भी हो सकता है, जैसा ठीक हो, या 23-24, जैसा भी आपकी स्थिति है, जैसे भी आपका पीरियड पढ़ रहा हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में है, उस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखा हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 50,000 और 60,000। अब मैं क्या करूं, करना कुछ नहीं है और कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 60,000 को ऐड कर दो ऑपरेटिंग में, वो भी कहां पर, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले, जहां प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप प्लस करते हैं फॉर्मेट में, देखो। उसके बाद 50,000 क्या करना है, 50,000 माइनस करना है, कहां, ऑपरेटिंग में ही माइनस करना है, आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां टैक्स पेड होता है वहां माइनस करना है। आपको मैंने फॉर्मेट में सब कुछ लिखवा रखा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल केस हो गया। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया 50,000 60,000, बिल्कुल सेम पिछला वाला एग्जांपल ही है, लेकिन एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में क्या रखा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। 20,000 टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप खाता बनाए, आपको प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो भाई साहब लायबिलिटी है, लायबिलिटी की स्टार्टिंग इधर से होती है और क्लोजिंग इधर होगी, तो टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, डाल दिया। अब क्या है, ये तो होता है ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्रोविजन बनाया, और ये होता है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। कि आप टैक्स पे करते हो तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, के बाद पैसा जा रहा है ना टू बैंक, तो भाई साहब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट में है, जी डेबिट में, प्रोविजन फॉर टैक्स के खाते में डेबिट में लिखना है। क्या, नाम अपोजिट वाले का, अमाउंट उसी खुद टू बैंक आप कर दोगे। तो अगर टैक्स पेड दिख रहा है, अगर टैक्स पेड दे रखा है तो आप यहां लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर से आपको प्रोविजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोविजन दे रखा है तो आप बैलेंसिंग फिगर की मदद से टैक्स पेड निकालेंगे। ये आपके क्वेश्चन में देता है। जैसे एडजस्टमेंट ने कहा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 हो गए, तो मैंने करा कुछ नहीं है, टू बैंक में 20,000 लिखा, लिखते ही फिर मैंने बैलेंसिंग फिगर किया और बैलेंसिंग फिगर में 30,000 ये मिल गए। अब करना क्या है, इस 20,000 को लेस कर दो, किसमें, ऑपरेटिंग में ही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही, आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। और इस 30,000 को क्या करना है, इस 30,000 को प्लस कर देना है, प्लस कर देना ऑपरेटिंग में ही, बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है जी, बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। जैसे यहां कर रखा है, मैंने क्या करा, इसको रिड्यूस करवाया और इसको ऐड बैक करवा दिया, वही केस यहां पर है। अब सेम देखिए केस 3, केस 3 क्या कहता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, आपका वही पुराना एग्जांपल 50,000 और 60,000। इस बार एडजस्टमेंट का टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड का मतलब ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है। इस बार मैंने क्वेश्चन सबको सेम रखा, पेड की जगह मैंने प्रोवाइडेड कर दिया, तो आपको बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट उसी तरीके से बनाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इधर, लेकिन इस बार 20,000 इधर लिखने, क्योंकि प्रोवाइडेड ये है, तो ये प्रोविजन है, तो ये ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में वहीं बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। और ये क्या हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर से निकला है तो ये लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग में ही, आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ये तीनों केसेस हैं, आप प्लेबैक करके
देख लेना अगर कुछ चीज समझ में ना आई हो। यही तीनों केसेस होते हैं, ज्यादा कुछ खासा इसमें होता नहीं है। अब चौथा पॉइंट जो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान के चलो 100% तो देखो मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि मान लो अगर एग्जाम में 1% नहीं आया तो मेरे जुम्मे लग जाओगे, 99% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखने के बाद आपको 2 एडजस्टमेंट मिलती हैं। क्वेश्चन बता दूं आपको, एक बड़ा क्वेश्चन होगा, पूरा बैलेंस शीट दे रखी होगी आपको और उसके नोट्स टू अकाउंट्स होंगे, और एडजस्टमेंट में आपको 2 एडजस्टमेंट दे रखी होंगी। एक आपका फिक्स्ड एसेट का तो पक्का दे रखा होगा, चाहे मशीन हो चाहे फर्नीचर हो चाहे कोई सा भी, फिक्स्ड एसेट आपको दे रखा होगा एडजस्टमेंट में। और दूसरी एडजस्टमेंट में या तो आपको डिविडेंड दे रखा होगा या टैक्स दे रखा होगा या इसी से रिलेटेड कुछ 2-4 बातें दे रखी होंगी, इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बस, या फिर डिबेंचर रिडम्पशन के बेसिस पे कुछ बात कह रखी हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बारे में कुछ बात कह रखी हो, इन सब चीज़ों के बारे में होगा। लेकिन एक एडजस्टमेंट तो आपको फिक्स्ड एसेट की पक्का मिलने वाली है, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कहूंगा। तो माय डियर, इसमें भी क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, केस 1 और केस 2। कई बार क्या होता है, फिक्स्ड एसेट आपका डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे होता है। डब्ल्यूडीवी के बेसिस बहुत आसान होता है बनाना, जो आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया है ना, सेम वही है डब्ल्यूडीवी। हालांकि प्रोविजन तो वहां पर भी सिखाया गया था, लेकिन आपने वहां ध्यान शायद ना दिया हो। तो यहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई साहब अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपका डब्ल्यूडीवी बेसिस पर है तो उसका डेप्रिसिएशन भी इसी साल लगना है, मतलब ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर। ये बात तो आपको समझ में आती है, ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस इधर, आपको बैलेंस शीट से ओपनिंग और क्लोजिंग तो हमेशा मिल जाएगा। अब क्या है, डेप्रिसिएशन जो लगा है, आपने सीखा है डेप्रिसिएशन यहां आता है जी, बिल्कुल यहां आता है। सेल अगर आप करते हैं, जब भी कोई एसेट आप सेल करते हैं, और डस्टर देना जरा, जब भी कोई एसेट आप सेल करते हैं तो सेल के टाइम पर 3 चीजें आती हैं। सेल के टाइम पर 3 चीजें आती हैं। जब भी आप कोई एसेट सेल करते हैं तो पहला उसका डेप्रिसिएशन, दूसरी उसकी सेल वैल्यू, तीसरा या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यही चीज आपको डालनी होती थी, जो मैंने 11वीं क्लास में डेप्रिसिएशन में सिखाई थी कि आप डेप यहां लिखते थे, सेल वैल्यू यहां लिखते थे, लो जी, अगर लॉस आया तो लॉस इधर और अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट इधर, यही बात होती थी। और जब आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते थे तो वो हमेशा इधर आता था। इतना सा काम था, जब भी कोई एसेट खरीदो एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री तो बनेगी। और भाई साहब फिक्स्ड एसेट खाते में क्या डेबिट में लिखना है, नाम अपोजिट वाले का टू बैंक लिख डाला। और जब आप फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है और क्या जा रही है, फिक्स्ड एसेट जा रही है। फिक्स्ड एसेट आपके क्रेडिट में है, बाय बैंक कर दिया आपने, यही सारा खेल होता है। ठीक है जी, इतनी सी बातें मैंने ऑलरेडी 11वीं क्लास में बता दी थी। अब यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कहां कहां ये चीजें जाएंगी। देखें जरा, ओपनिंग और क्लोजिंग से तो कोई लेना देना है ही नहीं। मैं इसकी बात करूं, किसकी, परचेज जो हमने करी है, ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के तौर पे। प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट कहां चला जाएगा, आपके ऑपरेटिंग में, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले, वहां पर भी ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं, हाँ देखो, इधर की सारी चीजें माइनस हो, इधर की सारी चीजें प्लस होंगी। देखो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ही प्लस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले। सेल क्या होगी आपकी इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लॉस कहां, ऑपरेटिंग में, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको ये समझ में आ गई होगी। यही सब चीज फिक्स्ड एसेट में होता है, डब्ल्यूडीवी बेसिस पे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका खाता कॉस्ट पे बनता है। कॉस्ट पे क्यों बनता है, मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया था कि हम विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट को ही मैनिपुलेट कर डालते हैं। मतलब बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिखाते हैं और हम फिक्स्ड एसेट भी दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। मतलब कई सारे डेप्रिसिएशंस को आपस में जब कंसोलिडेट कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं आपका प्रोविजन फॉर डेप या फिर एक्यूमुलेटेड डेप। कई सारे डेप्रिसिएशन इन द सेंस, मान लो 5 साल हो गए मुझे मेरे एसेट को खरीदे हुए, तो 5 साल से मैं माइनस तो कर नहीं रहा, लेकिन डेप्रिसिएशन हर बार लगा रहा हूं, लेकिन माइनस ना करते हुए उसे प्रोविजन फॉर डेप खाते में डाल के उसे जोड़ रहा हूं। समझ में आती बात। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख जाए तो अपने आप समझ जाना कि आपके फिक्स्ड एसेट या जो भी पर्टिकुलर एसेट है जिसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेटेड डेप लगा हुआ है वो कॉस्ट पर है। तो आपको 2 खाते बनाने पड़ेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जैसा भी आपको नाम दे रखा हो। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो बिल्कुल सेम है, दोनों के ही ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे होंगे। ये लायबिलिटी है तो आपने डाल दिया। चलिए जी, इसके बाद परचेज का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट का भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसका सेम कॉन्सेप्ट है, सेल का और लॉस का भी सेम कॉन्सेप्ट है। मामला बनता है किसका, डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन अगर पूरे साल का दे रखा है आपको तो वो इधर आएगा।
पूरे साल का डेप्रिसिएशन दे रखा है तो वो इधर आएगा, और उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर से ये वाली अमाउंट निकालेंगे और फिर इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आई बात। और यहाँ ट्रांसफर करने के बाद या तो आपको सेल वैल्यू निकालने में हेल्प मिलेगी, या परचेज निकालने में हेल्प मिलेगी, या लॉस या प्रॉफिट कुछ ना कुछ आपको निकालने में हेल्प मिलेगी जरूर। या फिर क्या होता है, कई बार आपको ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं देते बल्कि यहाँ की फिगर्स पकड़ा देते हैं। यहाँ की फिगर्स पकड़ाने के बाद हम बैलेंसिंग फिगर की मदद से कई बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, और फिर उस बैलेंस को हम कहाँ मूव करा देते हैं, हम इस वाले खाते में मूव कराते हैं, और फिर बैलेंसिंग फिगर की मदद से हमें क्या डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है। इतना सा काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे देखिएगा। मैंने डिटेल में क्वेश्चन के साथ इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, जब मैंने ये सब काम कर दिया तो अब मैंने ट्रीटमेंट क्या करना है, देखें जी मेरी बात, इसका और इसका अब मैं जरा रब कर देता हूं, वरना कंफ्यूज आप थोड़े थोड़े हो जाओगे कि इन्हें टिक क्यों लगा रखा है पहले से। देखें, ओपनिंग और क्लोजिंग खामखा रब किए मैंने, ओपनिंग और क्लोजिंग में तो कुछ करना ही नहीं है, खाते हमारे मैच कर गए तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, इसके बारे में भी कुछ नहीं करना क्योंकि इनकी भी डबल पोस्टिंग हो चुकी है। हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, या तो यहाँ की फिगर मिलेगी तो उधर डाल देंगे, उधर की मिलेगी तो इधर डाल देंगे। ये इस तरीके से यही एक मात्र फिगर है जो आपस में इन दोनों खातों को लिंक कराती है। समझ में आती है बात। अब मैं परचेज वगैरह की बात करूँ, इसका वही ट्रीटमेंट है। परचेज करिए आपने तो इन्वेस्टिंग में माइनस कर देंगे, प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग में माइनस कर देंगे, इधर आपका सेल है तो सेल आपका कहां चला जाएगा, सेल आपका इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। इसके बाद अब इधर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये डैप मानेंगे ड्यूरिंग द ईयर और इसे ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। ठीक है जी, इतना सा काम है। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में जरूर आएगा, मान के चलो 100% तो देखो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी मान के चलो 100% ही है, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको, और हर बार मिलता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन पॉलिसीज पसंद आई होंगी। माय डियर, कॉमन पॉलिसीज मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी फॉर्म में चीज़ों को डाला है। फिर भी आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मुझे बताइएगा। सीरीज़ हमारी कंप्लीट होने वाली है, एक वीडियो और रह गई है रेशो की, वो मैं डाल दूंगा, या तो आज ही डाल दूंगा या मैं कल तक डाल दूंगा, वो भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे 14 डेज में पूरा अकाउंट्स का सिलेबस, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि आपको पूरा सिलेबस 14 डेज में कवर करके दूंगा, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर पाएं, तो वो अब इस तरीके से हो पाएगा। और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा, देखिए मैं आप ही के लिए हूं। ठीक है, आप ऐसा ना कहें, आपका ही बड़ा भाई हूं, कुछ भी कहें आप मुझे। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।